शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्ते सभी को। आज के इस विशेष नाड़ी परीक्षा की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम जैसे कि विशेष करके
स्त्री रोगों में नाड़ी परीक्षा किस प्रकार की जाए, इसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ कल हमने धातु स्तर को जाना था और अलग अलग धातु को किस प्रकार से हम जैसे पांचवें स्तर पर कैसे महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं धातुओं के साथ हम किस प्रकार की नाड़ी की गति हमें मिलती है, यानी वो वात की है, पित्त की है या कफ की है, तो उनमें हम किस प्रकार से दोष धातु मलों की कल्पना करें, इसी को लेकर हमने कल चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और सिंपली लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, बहुत सरल तरीके से। जैसे ये हमने पूरा सत्र आज आई थिंक हमारे 8 क्लासेस कंप्लीट हो गए, ये आज हमारा 9वां सत्र है। ये 10 दिन का हम जो प्रशिक्षण नाड़ी परीक्षा को लेकर कर रहे हैं, इसमें हमने नाड़ी परीक्षा के इतिहास से लेकर किस प्रकार से नाड़ी परीक्षा का उगम हुआ और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है, नाड़ी परीक्षा में क्या क्या देती है, क्या क्या अनुभव हमें मिले, इसका हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। और हमने पूरे 5 स्तरीय नाड़ी के इस लेवल्स को पढ़ा, उसको समझा, और फिर हम रिवीजन भी हमने किया इसमें। फिर हम लोग स्पेशली जो एक स्त्री रोगों पर नाड़ी को लेकर बहुत कम हमें लिटरेचर मिलता है, इसको ज्यादा ठीक से हम अनुभव भी नहीं करते हैं, इसको कहीं पर पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो इसी को लेकर हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। जैसे देखिए, हमने पहले ही देखा था कि जब भी नाड़ी का वर्णन मिला हमें, तो वहां पर स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, ऐसे तो विधान किया गया है। यानी इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं हमारे आचार्य नाड़ी परीक्षा को लेकर स्त्रियों को लेकर कुछ अलग सोचते हैं। बट इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जो हम इन सभी सत्रों के माध्यम से करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से जहां पे उन्होंने बाएं हाथ की नाड़ी क्यों देखे और क्या इसका रीजन है, इसके कारणों का विवेचन किया है। और पुरुषों के इसमें जैसे हम लोग दाहिने हाथ की नाड़ी परीक्षा देखते हैं, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है। बट फिर हमने एक डिसीजन लेवल पर हम लोग आ गए थे कि हमें स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें सभी प्रकार से नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, केवल बाएं हाथ का परीक्षण करके नहीं चलेगा, हमें दाहिने हाथ का भी परीक्षण करना है, दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिए। चलिए अभी खास थोड़ा सा इसमें हम स्त्रियों को लेकर बताएंगे। स्त्रियों की निश्चित रूप से बाएं हाथ की नाड़ी थोड़ी स्पष्ट होती है। आप इसको खुद से अनुभव करके देखिए, शास्त्र में लिखा है ये तो ठीक बात है, बट जब तक हम देखिए, नाड़ी ज्ञान केवल पढ़ने से बताने से नहीं होता है, इसका खुद से अनुभव करना पड़ता है। और इसी अनुभव के साथ आप देखिए, कुछ 15, 20, 50, 100 कितने आपसे होता है उतनी स्त्रियों की नाड़ी देखिए बाएं हाथ की, फिर दाहिने हाथ की उन्हीं स्त्रियों के देखिए, फिर पुरुषों की नाड़ी देखिए, पुरुषों की पहले दाहिने हाथ की देखिए, फिर स्टार्ट करिए बाएं हाथ की नाड़ी को देखना, और फिर अनुभव करिए कि हमें स्त्री और पुरुष दोनों का परीक्षण करते हुए क्या फर्क महसूस होता है। और इसी अनुभव के आधार पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम बाएं हाथ की नाड़ी देखेंगे तो स्त्रियों में हमें वो ज्यादा थोड़ी सी स्पष्ट उन्नत रूप से मिलती है, यानी हम ऐसे मानेंगे कि इसमें हमें दोष धातु की जानकारी अधिक अच्छे से मिलती है, इसीलिए हम इसका अनुभव लेते रहेंगे। और फिर इसको केवल एक बार देखने से नहीं चलेगा, हमें बार बार रिपीटेडली 3 3 बार उसका परीक्षण करना चाहिए, दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिए, और कुछ इस प्रकार से हम इसमें नाड़ी का परीक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आज चर्चा करनी गर्भिणी की नाड़ी को लेकर। अभी अभी हमने पिछले कुछ सत्रों में भी अनुभव किया था कि गर्भिणी के नाड़ी को लेकर अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से बताया गया है। कुछ यहाँ तक जानकारी मिलती है कि जैसे कि कौन सा माह चल रहा है, अलग अलग महीने में अलग अलग प्रकार की नाड़ी लगती है। यहाँ पर मुख्य रूप से ये मिलता है कि नाड़ी में हमें लघुता, चंचलता प्रतीत होती है, और कहीं पर नाड़ी खिसकी जैसी लगती है। खिसकी जैसी नाड़ी यानी जो एक गति में चल रही है नाड़ी, वो उस स्थान से हट जाती है। अभी इसमें क्या किस प्रकार से परीक्षण हमें करना चाहिए, क्या वक्तव्य किया गया है, इसी को लेकर मैं थोड़ा और इसमें स्पष्टता लाती हूँ। इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आपको इसको बाद में शेयर कर सकूं, एंड मैं पीपीटी भी शेयर करती हूँ ताकि और इस पर अच्छे से हम प्रकाश डालें। ये पूरी क्लास की जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको किस प्रकार से नाड़ी का सत्र आप कैसे जुड़ सकते हैं, आपको इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, इसी के बारे में डिटेल्स इसमें दिया गया है। जैसे हमारा नेक्स्ट बैच जो है अभी फिलहाल कुछ समय के पश्चात स्टार्ट होने वाला है,
इसके बारे में डिटेल इसमें हमने लिखा है कि हमें इसमें इतिहास पढ़ने मिलेगा, नाड़ी का शारीर हम पढ़ाएंगे, फिर टेक्निक नाड़ी परीक्षा का, 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस जो विस्तारित रूप से बताया जाएगा, अलग अलग व्याधियों में नाड़ी कैसे देखनी है, स्त्री रोगों में नाड़ी कैसे देखनी है। और देखिए इसमें खास ये तो कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाएगा आपको कि प्रकृति और नाड़ी का क्या कनेक्शन है। जैसे हमने देखा हमारे 5 स्तर के इसमें तीसरे स्तर पर हम नाड़ी का अनुभव करते हैं, और इसी में यानी अलग अलग व्यक्ति की प्रकृतियों में नाड़ी कैसे मिलती है ये यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, जो इसकी विशेषता है, जो इसकी खासियत है इस क्लास की, कि आपको जो हमारे शरीर के प्राकृतिक दोष है, जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे हमारा स्वभाव बना है, जिसके साथ हम साथ सोते जागते उठते बैठते अलग अलग अवस्थाओं को महसूस करते हैं, और हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, और इसी पर्सनालिटी की, इसी दोष धातु की अधिकता के लिहाज से उसमें निश्चित रूप से नाड़ी भी अलग प्रकार से लगती है। इन सभी नाड़ियों का हमें यहाँ पर विचार करना है, और उसी प्रकृति के साथ कौन से गुणों से कौन सी व्यक्ति में किस प्रकार से नाड़ी का अनुभव किया जाता है ये भी हमें यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे। कल हम लोग प्रकृति का सत्र स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इस प्रकार से पढ़ना होगा। इतने ये शास्त्र बहुत ही एक विस्तृत और गूढ़ शास्त्र है, इसको हमने बहुत आसान करने का प्रयास किया है अपने अनुभव के हिसाब से। अभी जैसे हमने देखा कि 5वें स्तर पर हम इस नाड़ी को अनुभव करते हैं। अभी देखिए इस पर अभी हम शुक्र कहाँ पे मिलता है हमें, हमारे 5वें स्तर पर धातु जब देखते हैं ना, तो शुक्र का अनुभव हमें पहली अंगुली यानी तर्जनी और रिंग फिंगर यानी मध्यमा को छोड़ दीजिएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में हमें इस नाड़ी के स्पर्श का 5वें स्तर पर अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम शुक्र का वास्तव समझते हैं। अभी आप शुक्र का अर्थ जो भी समझे, बट जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो शुक्र ये 7वां धातु है। आप इसको आर्तो मानिए, यानी स्त्रियों में आर्तो मानेंगे, पुरुषों में शुक्र ही मानेंगे। तो अगर पुरुषों में भी आपके शुक्र की विकृतियों को समझना है तो आपको इसी स्थान पर जाकर यानी 5वें स्तर पर जाकर ही धातु स्तर पर इस नाड़ी का अनुभव करना होगा। और अभी यहाँ पे हमने इसको महसूस किया पहली अंगुली पर और तीसरी अंगुली पर, तो उस समय पे अचानक जो पहली सीधी रेखा में चल रही थी नाड़ी, यदि थोड़ी सी खिसक कर पार्श्व की ओर यानी थंब साइड में चली जाती है, या रेडियल बॉर्डर की तरफ चली जाती है, या अगर वो देखिए इसमें दो संभावनाएं हैं, एक तो वो जाएगी अंगुष्ठ की तरफ, या दूसरी संभावना ये है कि वो जाएगी कनिष्ठिका अंगुली की तरफ। तो इस पर हमें अगर देखिए इसमें भी ये है, हम विधान तो किया गया है कि गर्भिणी की साड़ी नाड़ी ऐसे मिलती है, बट वो स्त्री गर्भावस्था की आयु में होनी भी चाहिए ना। आप ऐसे ही नहीं कहेंगे ना कि भाई हर स्त्री में ऐसे होगा। अगर कोई 50 साल की महिला आती है और वहां पे हमने बोला कि कुछ निदान हमने कर दिया, तो ये गलत होगा। तो थोड़ा सा हमें वो भी ख्याल रखना है कि पेशेंट की आयु क्या है, हम क्या बता रहे हैं। और इस प्रकार से ये वहां पर अगर आपको ये बदलाव महसूस हुआ तो हमें समझना चाहिए कि ये गर्भावस्था है। यानी गर्भिणी में नाड़ी शिफ्टिंग मिलती है, शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग यानी बदलाव मिलता है। जो एक स्तर पर चलने वाली है, एक लेवल पर चल रही नाड़ी, अगर उसमें शिफ्ट मिले तो समझना है प्रेगनेंसी। अभी इसमें भी वक्तव्य दिया है, नाड़ी अगर अंगुष्ठ की तरफ की और खिसके तो हमें पुरुष गर्भ, और यदि नाड़ी कनिष्ठिका की तरफ समझे तो स्त्री गर्भ समझना चाहिए। और यह अनुभव हमें कब होगा? शुक्र शोणित संयोग के बाद, यानी मिलन के बाद, संयोग के बाद 15 से 30 दिनों में ये नाड़ी को हमें देखना चाहिए। अभी इसमें भी थोड़ा आसान तरीके से बताया गया है कि गर्भिणी की नाड़ी देखते समय उसमें 12 तक गिनती करें, और इस दौरान नाड़ी कितनी बार खिसकती है उसके अनुसार गर्भधारणा का समय निश्चित करें। देखिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, गर्भिणी की नाड़ी देखते समय हमें, जैसे हमने अंगुष्ठ पर यहाँ तीनों अंगुलियों से नाड़ी पर हाथ रखा, तो हमें 12 तक गिनती करें, और इस दौरान
कितनी बार वो खिसकती है यानी आपके अंगुलियों से, यानी एक लाइन से वो बाजू हट जाती है, वो कितनी बार हट जाती है उसको आपको काउंट करना है। और इस प्रकार से वो फिर अभ्यंतर यानी मिडिल साइड में, अंतर साइड में, या फिर बाह्य तरफ किस प्रकार से वो खिसकती है, कौन से हिस्से में खिसकती है। अगर ये आपको, जैसे आपने 12 स्पंदन काउंट किए, तो ये प्रथम मास, उसमें आपको जैसे आपने 12 काउंट करते समय अगर आपको वो 2 बार खिसकते हुए महसूस या हटते हुए महसूस हुई, तो दूसरा मास 3 बार, तो तीसरा मास और दोनों बाजू में शिफ्ट हो गई, तो ट्विंस ये अनुमान करना चाहिए। अभी ट्विंस अनुमान तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, यानी मैंने खुद से भी इसको अनुभव नहीं किया है, हाँ, बट गर्भिणी की नाड़ी का अनुभव जरूर किया है। और इसमें भी आगे आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार से ये स्पंदन खिसकते समय पित्त या वात का स्पंदन लगे तो आगे कुछ अप्राकृतिक स्थितियां भी समझनी चाहिए। और ये खिसकते समय एक सामान्य गति आपको महसूस होती है, तो वो प्राकृत प्रसव भी समझे, इतना गहरा ज्ञान आपको यहाँ पर दिया है। बस इसको कैसे समझना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर रख दी, तीनों अंगुलियों को रखा, 12 तक आपको काउंट करना है, 12 तक इसको गिनिएगा। 12 तक काउंट करते समय आपको नाड़ी खिसकती, यानी इस लेवल से हटकर, यहां से हटकर वो अंगुष्ठ की तरफ यहाँ जाती है, या अभ्यंतर शरीर की तरफ जाती है, इधर जाती है या इधर जाती है, इसका आपको अनुभव करना है, इसको आपको देखना है। और इसी आधार पर यहाँ पे जो आगे का मैंने बताया कि गर्भ के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये बट मैं बताऊं आपको, ये आप जब तक खुद से अलग अलग जो फर्टाइल एज की महिलाएं आपके पास जो भी रुग्ण आते, उनमें से भी जो कंसीव करने के मूड में है, या जिनकी शादी हुई है 2-3 साल हो गए तो अभी वो कंसीव होने की संभावना, ऐसे स्त्रियों में करें। हमें नाड़ी परीक्षा करते समय इन सभी बातों का ध्यान करना है, रखना चाहिए। और जैसे शुरुआत तो यही से होती है कि कभी भी हमें इस देखिए इतना मतलब इतनी हमारी निरीक्षण क्षमता को अगर बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हमें इसमें एक शांतता, मानसिक शांतता की जरूरत है। सवेरे का समय बहुत अच्छा माना गया है, तो आप ऐसे स्त्रियों का परीक्षण करने के लिए जैसे सवेरे के टाइम पर बुलाइए। अगर बहुत ही सवेरे प्रातः काल में संभव ना हो, तो कम से कम हमें इसको सवेरे के 8 बजे के पहले कम से कम नाड़ी को देखना चाहिए। मेरा अनुमान है उस समय दोषों की स्थिति का सही अंदाजा हमें मिल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा समय होता है। ब्राह्म मुहूर्त पॉसिबल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त पर ऐसा माना जाता है कि मन शांत होता है, और इस शांत मन, हम वैद्य का भी मन शांत होता है और पेशेंट का, रुग्ण का भी मन शांत होता है, तो ऐसी शांत अवस्था में हमें नाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान हो सकता है। इसीलिए प्रातःकाल का समय, फिर जैसे आप स्त्रियों में परीक्षण कर रहे हैं तो बाएं हाथ से शुरू करिएगा। बाएं हाथ में केवल एक बार नहीं, तो उसको आपको 3-3 बार परीक्षण करना है। फिर दाएं हाथ में जाइएगा और दोनों को बारीकी अवस्था से समझिएगा, निरीक्षण क्षमता को बढ़ाकर की क्या आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है। और एक तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप पहले तो स्त्रियों के अलग अलग व्याधियों को पढ़ना, या अलग अलग व्याधियों की नाड़ी देखना स्टार्ट करिए। और फिर गर्भिणी की नाड़ी, अचानक से गर्भिणी की नाड़ी नहीं समझ में आती, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि नहीं समझ में आ रही है, तो पहले हमें अलग अलग जो व्याधि है उसमें भी हमें बारीकी से निरीक्षण क्षमता को बढ़ाकर महसूस करना है। जैसे कल कुछ हमने डिस्कस किया कि पीसीओडी की नाड़ी कैसी होगी, इनफर्टिलिटी की नाड़ी कैसी होगी, एंडोमेट्रियोसिस है तो नाड़ी कैसी मिलती है, अलग अलग व्याधियों की नाड़ी को थोड़ा समझेंगे, तो मुझे लगता है गर्भिणी को लास्ट में आपको एकदम शांति से, एकदम आराम से आप इसको महसूस करेंगे, जहां पर आपको लगता है कि भाई अभी मुझे काफी हद तक मैं स्त्रियों की नाड़ी को समझता हूँ। क्योंकि स्त्रियों पर काम करते समय थोड़े आपको अपने निरीक्षण क्षमता को और बढ़ाना होगा, क्योंकि स्त्रियों की नाड़ी पुरुषों की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मंद, और लाइक उसकी जो धमनियों का नेचर होता है वो मृदु और शीत होता है, तो अपेक्षाकृत थोड़ी सी मंदता आपको इसमें मिल सकती है। ओके, तो ये मुझे लगता है ये प्राइमरी लेवल पर आप समझिएगा, गर्भिणी में नाड़ी का अनुभव करिएगा।
एक और अलग अलग हमारे जो ग्रंथ है इनमें अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। कुछ और आचार्यों का इसमें मानना है कि गर्भिणी स्त्री की नाड़ी में वात की तरह चंचलता मिल जाती है, और तब ऐसी नाड़ी जो अत्यंत चंचल हो और बीच में वक्रता भी मिलती हो, बीच में जैसे थोड़ी सी गुरुता भी आपको मिल जाती है, तो इसमें हमें गर्भ का आमत्व और पक्वत्व समझना चाहिए। और अचानक आपको पित्त स्थान पर पित्त प्रधान नाड़ी लघुता से चलने लगी है, तो वहां पे समझना चाहिए कि गर्भ नष्ट हो गया है। मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा हमारी निरीक्षण क्षमता के ऊपर ये सारा ज्ञान डिपेंड करता है, क्योंकि ये हर वैद्य की समझ के लिए थोड़ा सा अलग अलग होगा। यानी मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग अपनी निरीक्षण क्षमता के साथ साथ अनुभव के आधार पर इसको समझे, अनुभव हमारा इसमें ज्यादा काम आएगा, और अनुभव के आधार से ही हम इसको बता पाएंगे। एक संदर्भ मैंने पढ़ा था, उसमें ये हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इसमें, कि कुछ एक वैद्य थे और वो इतना तक जानते थे कि नाड़ी देखकर कि उस स्त्री में कितनी बार गर्भस्राव हो चुका है, ऐसा अनुभव भी वो बताते थे। और वो आश्चर्यजनक था, और वो मतलब कितना गहरा उनका ज्ञान होता था, और कितने बारीकी से उन्होंने इस सभी स्त्रियों का परीक्षण किया होगा। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि उन्हें कम से कम 1000 2000 4000 नाड़ी देखी होगी, स्त्रियों की नाड़ी देखी होगी खास करके, तो जाकर उनको ये ज्ञान हुआ होगा, ऐसे मेरा इसमें अनुभव है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि गर्भिणी स्त्री की नाड़ी हम समझ सकते हैं। मैं और इसमें आसानी से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए ये ये अगर हमने अनुभव किया नाड़ी का, कि आपको एक मैं समझाना चाहती हूँ कि इसमें किस प्रकार से शिफ्टिंग के बारे में बता रही हूँ मैं, कि शिफ्टिंग कैसे होता है। यानी जो एक लय में नाड़ी चल रही है, अगर ये आपको मान लीजिए शिफ्ट हो रही है, अंगुष्ठ की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, आपके अंगुली की तरफ शिफ्ट हो रही है, या इसको आपको ये समझना है कि आपकी जो कनिष्ठिका मतलब छोटी अंगुली है ना, या उसकी तरफ वो जा रही है, तो यहाँ इस प्रकार से, या फिर लैटरल साइड में, बाह्य साइड में, या फिर अभ्यंतर साइड में, इस प्रकार का अनुभव हमें इस गर्भकाल के नाड़ी के लिए करना चाहिए। और ये वात की तरह ही ज्यादा से ज्यादा लघुता हमें इसमें मिलती है, चंचलता मिलती है, और वक्रता हमें मिलती है। जैसे हमने कल भी स्पष्ट किया था कि वात के नाड़ी में हमें वक्रता मिलेगी, इस प्रकार की वक्रता हमें वात के नाड़ी पर मिलती है, जो रेगुलरली हमने देखा है। ठीक है, आगे बढ़, ये गर्भिणी का मैंने थोड़ा सा इसमें अनुभव बताया, और ये सच भी है किस प्रकार से ये मिलता है। आगे कुछ और व्याधियों के बारे में बात करते हैं। देखिए इतने सारे ये सारे सूत्र कि स्त्री रोगों में हमेशा से नाड़ी थोड़ी सी मंद मिलती है, सूतिका में थोड़ी स्थिर वाली मिलेगी, सूतिका में बल भी अच्छा रहेगा। ज्वराक्रांते च चपलासन निपाते त्रिदोषवत प्रदरी रक्त पित्ते च श्वेते ग्रंथि वदंत क्षिति प्रदरी दीर्घकाले च नाड़ी शून्य शुभादता हृत्स्पंदनम भिन्ना स्याद दुर्बला पांडुरोगवत अस्त्रोदरे मंदगतिका दुर्बला साग्नितुल्या
सूम्रोगे तु क्षीणा स्यात् तथा च मंदगामिनी, स्त्रावे दुर्गंधिताधिक्य निर्बला चपला च सा, योनि व्यापस्तु सर्वासु नाड़ी पृथुलगामिनी, मृदु वेगा च स्पर्शांता कठिना सर्वतः स्मृताः, नष्ट गर्भे च क्षिणे च रक्ते सा पित्तवाहिनी। अगर नष्ट गर्भ हो गया है तो आपको नाड़ी अत्यंत हल्की, चपल और बल कम है उसका, यानी जैसे हमने देखा था ना कि वॉल्यूम फुल है, कैसी लगती है, वो यहाँ पे आपको उसके स्पर्श के साथ बल का अनुभव होगा। लघु, चपल, और कहीं ना कहीं जब गर्भ नष्ट हो जाता है तो इसमें पित्त प्रधानता आ जाती है, और पित्त के कारण ही ये लघुता है। जैसे उष्ण गुण, हमें पता है अधिक उष्णता के साथ यहाँ गर्भ का नाश होता है। यानी नष्ट गर्भे च क्षिणे च रक्ते सा पित्तवाहिनी, लघ्वी मंद गति का स्यात् स्पर्शे त्वग मृदुन्दिता। इस प्रकार से नाड़ी का अनुभव होता है। चलिए अभी आम डिसीज की बात करते हैं। श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर के अनेक सारे कारण होते हैं, बहुत ही आम ये कंडीशन है, महिलाओं में बहुत मात्रा में ये व्याधि देखा जाता है। इसमें कफदोष की प्रधानता मानी गई है। तो हमें कफदोष का स्पाइक कहाँ पर मिलता है? कफदोष की नाड़ी कैसी होती है? एक लय में चलने वाली, गुरु, हंस के समान। अलग अलग प्राणियों की कल्पना इसमें की है। तो इस प्रकार से हंस के समान स्थिरता से अपनी लय में, अपनी धुन में चलने वाली ये नाड़ी कफदोष पदार्थ, इसमें रजदुष्टि, अर्बुद, अस्वच्छता, मानसिक हेतु, ये सब कारण होते हैं। और इस अवस्था में शरीर का बल भी कम होता है, जिसके कारण नाड़ी में दुर्बलता, मृदुता एवं चपलता पाई जाती है। अनामिका अंगुली में कफ स्थान पर नाड़ी देखी जाती है। तो हमें कैसे कैसे अनुभव मिलेगा इसमें, क्या क्या मिलेगा, हम 5 लेवल ऑफ डायग्नोसिस की तरह से विचार करेंगे। चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, क्या क्या मिलेगा इसमें, कैसे मिलेगी नाड़ी, कैसे कैसे मिलेगी। पहले स्तर पर क्या मिलेगा? पहले स्तर पर हमने क्या क्या अनुभव करना है? बोलिए, लिखिए। इमीडिएट एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, जिसमें हम लोग कफदोष का अनुभव करेंगे। ठीक है, आगे और क्या क्या देखना है हमें? और क्या क्या देखना है इस स्तर पर? चैट बॉक्स में लिखिए कृपया। आपको हर अंगुली के नीचे किस प्रकार का स्पाइक मिला? पहले तो हम सॉफ्ट है या प्रिकिंग है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले इस पे सॉफ्ट तो नहीं मिलेगा, प्रिकिंग मिलेगा। नेक्स्ट हमें जाना होगा हर अंगुली के नीचे कैसे बल कैसे मिला, तो बल तो कम मिलेगा। फुल या एम्प्टी, अभी व्याधि कितना पुराना है इसके हिसाब से आपको ये फुल या एम्प्टी ये नाड़ी मिलेगी। रेगुलर या इरेगुलर, मोस्टली ये थोड़ी सी इरेगुलर होगी। वार्म या कूल, मुझे लगता है इसमें वार्म हमें मिलेगा, बिकॉज आर्म की कंडीशन होगी ही होगी इसमें। दूसरे स्तर पर आते हैं। दूसरे स्तर पर आने के बाद हमें इसमें हंस की गति, यानी जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, जो इसका स्पाइक होता है वो बहुत ही हल्का, उसमें उछाल होता है, हल्का सा चढ़ाव मिलता है। नेक्स्ट तीसरे स्तर पर आते हैं, तो प्रकृति को समझिएगा। तीसरे स्तर पर एक तो वात कफज या कफवातज संभावना ज्यादा मिलेगी आपको इसमें। फिर सबदोषा लेवल पर आइए। सबदोषा लेवल पे आपको
तीसरी अंगुली पर कफ का कौन सा प्रकार मिलेगा इसमें, क्योंकि कफ दोष तो दुष्ट है ही, तो कौन सा प्रकार मिलेगा? लिखिए चैट बॉक्स में। क्लेदक कफ की दृष्टि मिलेगी, क्योंकि आम कहीं ना कहीं इसमें होगा। और आगे आना है, धातु स्तर पर आपको ये स्पाइक मिलेगा शुक्र धातु पर, और उसमें आपको फर्स्ट पहली अंगुली और तीसरी अंगुली पर यह ज्यादा अनुभव आपको मिलेगा। इस प्रकार से श्वेत प्रदर के केस में हमारा 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस का ये प्रकार रहेगा। धातु क्षय तो जरूर है, अलग अलग कारण होते हैं, तो अलग अलग कारणों के साथ आपके नाड़ी के नाम पे भी फर्क आएगा। हेतु क्या है इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिएगा इसमें कुछ इन्फेक्शन, सूजन है, पित्त प्रधानता है, या पित्त दोष भी दुष्ट हुआ है, तो कहीं आपको इसमें पित्त के जगह पर यानी मध्यमा पर भी कौन से तो स्तर पर आपको नाड़ी लग सकती है, तो वो क्या है। तो ये मुझे ये कहना है कि श्वेत प्रदर की भी नाड़ी अलग अलग प्रकृतियों में, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग कारणों से वैरायटी ऑफ हो सकती है, बट मुख्यतः ये आपको अनामिका अंगुली में ही कफ के स्थान पर ज्यादा संभावना से मिलेगी। रक्त प्रदान, रक्त प्रदान ये भी बहुत ही कॉमन है, ये भी रक्त की दृष्टि के साथ पित्त के प्रकोप के साथ हमें मिल जाता है, और इसमें रक्त अधिक मात्रा से शरीर के बाहर चला जाता है। रक्त एवं पित्त दोनों उष्ण गुण है, इसी कारण से रक्त पित्त के नाड़ी में आपको उष्णता जरूर मिलेगी, बट किंतु बल थोड़ा सा कम मिलेगा। यानी जैसे रक्त शरीर से चला गया है तो बल तो कम होगा, क्योंकि रक्त चल आ जाएगा, तो निश्चित रूप से नाड़ी में जो एक फोर्स चाहिए, नाड़ी में जो वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा, और इसी कारण से नाड़ी दुर्बल मिलेगी। और इसीलिए कहा गया है अश्रुक दरे मंद गति का दुर्बला साग्नि तुल्या। अश्रुक दर में नाड़ी की गति मंद मिलती है और बल कम पाया जाता है। बट अगर आपने इसी रुग्ण को कुछ 2-3 दिन पहले देखा होता है, तो रक्तस्राव के पूर्व वो नाड़ी सामान्य सी थोड़ी सी उछली हुई पित्त की जैसे और चपल मिलेगी, बट रक्तस्राव के बाद धातु की क्षीणता है तो नाड़ी में आपको दुर्बलता मिलेगी। तो ये कॉमन डिसीजेस कुछ है। एक दूसरा भी कॉमन डिसीज है सोमरोग। सोमरोग और जो श्वेत प्रदर है वो काफी हद तक उसके लक्षण सामान्य तौर पर वही होते हैं, बट सोम रोग में अधिक पिच्छिलता, कंडू, स्त्राव ये लक्षण मिलते हैं, और इसमें जो धातु का बल होता है ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सोम रोग की नाड़ी आपको कफज योनि व्यापक के जैसे मिलेगी, यानी अनामिका में ही मिलेगी, कफ की जगह पर ही मिलेगी। अभी जिससे इसमें स्त्राव अधिक हो जाता है तो नाड़ी में चपलता, बट वो बल तो उसका निश्चित रूप से कम होगा। ये बल आप समझेंगे फर्स्ट लेवल यानी इमीडिएट एक्सप्रेशन में ही आपको पता चलेगा कि इसका बल भी कम है और नाड़ी आपको ये प्रिकिंग वाली मिलेगी, बट हमें यहाँ पे स्थान विशेष से अनामिका अंगुली पर यह नाड़ी मिलेगी। योनि व्यापक व्याधि का विशेष वर्णन आचार्य चरक द्वारा किया गया है, और सभी आचार्यों ने इसका विस्तृत रूप से विवेचन भी किया है। सामान्यतः स्त्रियों के सभी व्याधियों का विश्लेषण वर्णन हम योनि व्यापक के अंतर्गत करते हैं। योनि रोगों में नाड़ी मंद गति युक्त तथा सभी अंगुलियों में स्पर्श कठिन होता है और प्रायः कफ स्थान पर व्यक्त होती है। हाँ, बट अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया इसमें कुछ इन्फेक्शन है, पीआईडी की केस है, पेल्विक इन्फ्लामेशन है, बल्कि यूट्रस है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो इसमें हमें संक्रमण इन्फेक्शन अगर होता है तो ये नाड़ी आपको मध्यमा पर यानी पित्त के स्थान पर मिल जाएगी। योनि कंद की नाड़ी में देखिए बार्थिलोन सिस्ट, ये भी ऐसी कंडीशन है जहां पर बार्थिलोन ग्रंथि में वृद्धि आती है, सूजन आती है, और उसके कारण से स्त्राव, कंडू ये लक्षण देखे जाते हैं। और इसी कारण से आगे गर्भाशय भ्रंश या गर्भाशय ग्रीवा बाहर का आना, इसमें नाड़ी कभी तेज या कभी मंद गति से मिलती है,
कंदे याते प्रयाता बहुल बहुला मंद मंद क्रमेण, कंदे याते प्रयाता बहुल बहुला मंद मंद क्रमेण। इस प्रकार की नाड़ी हमें योनि कंद के जैसे व्याधियों में मिल जाती है। तो ये जो ग्रंथोक्त विवेचन नाड़ी को लेकर किया है उसके बारे में मैंने बताया। अभी आप इसमें अपना अनुभव बताइए। नमस्ते सभी को। हर्ष जी नमस्ते, प्रेमलता जी, नरेश जी नमस्ते। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, मैं नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। दो बोलिए। क्लास तो मेरी मिस हो गई, ठीक तो है। देखेंगे नेक्स्ट बैच जब आपका होगा, यदि इफ आई कैन कंपनसेट फॉर दोज। और आज बाई चांस आपका मैसेज आया तो मैं यहीं पे था, मैंने घर पे ही, तो मैंने कहा चलो जरूर ज्वाइन कर लेता हूँ ये वाली। और एक चीज मेरे को पूछनी थी आपसे, आप कोई बुक्स वगैरह इसके बाद में पीडीएफ वगैरह आप ये पीपीटी के सिवाय कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या हो? यस यस, है सर, नाड़ी दर्शन करके किताबें, उसका पीडीएफ भी है, मैं शेयर कर देती हूँ। कई हाँ सारी वो, किताबें हैं नाड़ी हाँ, की। ताकि बट क्योंकि जो, हाँ हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ उसको ना। नाड़ी दर्शन की किताबें हैं, ग्रंथोक्त रावणकृत नाड़ी है, कनादकृत नाड़ी है, अलग अलग किताबें हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो तो आजकल जैसे कि मैंने कहा, मैं हाँ, मिल ही जाता है सारा पीडीएफ वगैरह। रिटायर्ड भी हूँ और मैं तो टाइम बहुत होता है तो मैं पढ़ सकता हूँ उनको बाद में किताबों को ना, वगैरह बिल्कुल। को। बाकी देखेंगे। और बट फिर भी आपने पहले 6 क्लासेस तो किए हैं, 5 लेवल हाँ वाला तक आपने पढ़ा है। हाँ 6 की हैं, 2 मिस हो गई फिर मेरी बीच में। अभी लास्ट वाले 2 पीस हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आपको 5 स्तरीय परीक्षण जो था, हमने जो सीखा वो समझ में आया क्या, वो बताइए। उसके बारे में हाँ, यस। पर मेरा प्रैक्टिस कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे वैद्य लोगों के पास तो कोई ना कोई आता रहता है। हमारे हम्म। नरेश जी काफी, मेरे को लगता है कि सीनियर वैद्य जी हैं, तो वो काफी अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, पर मेरे पास तो कोई आता नहीं है, तो मैं तो देख नहीं पाता हूँ नाड़ियाँ ज्यादा। पर फिर हम्म। भी कोशिश करूंगा और थोड़ा देखूंगा। हाँ, थोड़ा आपको ना सर, आपके आजू बाजू के घर के इधर, मतलब जो जहां पर भी जाते हैं वहां पर धीरे 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 नाड़ी का अभ्यास करना होगा। आपके पास रुग्ण नहीं है ऐसा मत सोचिएगा, जो भी मिलता है हाँ उनसे नहीं, बातचीत जब करते समय सीखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो तो जैसे देखिए, पढ़ना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। अनुभव तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। 5 लेवल की इसमें कोई अगर शंका हो तो बताइए। और दूसरी चीज, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं इसको, इसमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होता है ना, वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड होता है इसमें? नहीं, वीडियो भी आता है ना। अच्छा, वीडियो भी आता है उसमें? मैंने अभी तक हाँ हाँ, बेसिक। आप डाउनलोड करके देखिए तो जरा। अच्छा, बिल्कुल। मैं यस देखूँ। यस। हाँ, देख बिल्कुल। मैं भी। अच्छा, वीडियो भी है उसमें, थैंक यू। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। मैम शुक्र मैम, नमस्कार। वैद्य नरेश मैम। हाँ, मैम बोलिए, नमस्ते। कुछ चीज हम लोग को ऐड करना चाहिए। हाँ जी, तो जैसे अपन गाड़ी देखते हैं ना, तो अगर जैसे रूटीन में रोजाना देखेंगे ना, तो ठीक है। और ना भी समझ में आए तो मेरा अनुभव है कि उनके कोड तो नोट कर ही लो आप, एक सिंपल पेपर पे अपने नोट से मिला लो, आप उनसे मिलेगी। जब आप सोचो कि नाड़ी आसान है, तो बिल्कुल आसान नहीं है। इतनी मुश्किल है लेकिन असंभव भी नहीं है। प्रैक्टिस से इतना असंभव भी अच्छा नहीं। ज्ञान आ जाएगा आपको, मतलब डांस लेवल बिलीव मतलब बढ़ जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ, सुबह एक नाड़ी देख के आया था, मैं रोजाना देखता हूँ, तो बिल्कुल सही डायग्नोसिस गया। वही दिक्कत थी मरीज को, वही उसने बताया, सर ये है। तो बड़ी खुशी होती है। और कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से लगे तो वो बात कर सकता है मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पिछले देख रहा हूँ, शुरू की 200-250 नाड़ियां ऐसी दिखती थी जब मुझे एबीसी नहीं आती थी। जब आपका लेवल 500-600 नाड़ी के ऊपर निकल जाएगा ना, फिर आपको नॉलेज होगी नाड़ी की, कि कुछ समझ समझ हो सकता है कि लग जाएगा। नाड़ी कोई नहीं पढ़ाता, सबसे बड़ी बात है। ये अपने आयुष दर्पण का फाउंडेशन ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें इतना अच्छा सिखाता है। इस की बुक्स भी पढ़ी है नाड़ी, मैंने यहाँ से कॉपी की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
योग नकाकर रत्नाकर है, एक रावण की कृत है, वेदोनी टीका है, जो भी मैंने जितनी समझ आई मैंने उनको पढ़ा है। मैंने कुछ नोट्स भी शेयर किए हैं ग्रुप में, वो बड़े काम के नोट्स हैं, वो मेरी मेहनत से बनाए हैं। वो आप उसे मंथन कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा उन नोट्स से। बिल्कुल। धन्यवाद बट जी। अच्छा लगा मैम आपने जो बताया। तो एक चीज हमारे जीवन में और ऐड हुई, जैसे नाड़ी देखते हैं ना, तो अब नाड़ी में पहले ये देखते हैं उसकी नाड़ी मतलब तीक्ष्ण लगती है या मुलायम लगती है। अच्छा, तो लेवल है और उसमें मतलब हमारे आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ऐड सर आवाज नहीं आ रही, कुछ पूछ रहे थे? नेटवर्क का इशू लग रहा है जिस करके अच्छा, नहीं नेटवर्क का इशू। प्रेमलता जी आप बताइए, आपने कहाँ तक सीखा है? नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। तो हम कल लाइक प्रकृति स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाशिर सर आप जुड़ते रहिएगा, लाइक ये तो हाँ आसान से आप सबको समझेगा, प्रकृति के बारे में इंटरेस्टिंग भी है काफी। और हाँ ये सबसे ज्यादा तो नाड़ी तो ठीक ही है, बट प्रकृति तो आप खुद को भी आपको आपके अंदर चेंजेस तो करने के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक या दो और रह गई ना अभी बस। हाँ, एक दो हम एक आधा हम एक्स्ट्रा भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंटरेस्ट आता है, जैसे अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत वास्ट विषय है। जितना अ, नाड़ी है उससे ज्यादा, कई ज्यादा प्रकृति भी बड़ा विस्तारित रूप से हम ये करते हैं। हाँ कुछ बुक्स वगैरह हो यदि पीडीएफ में तो यस, कर यस। देंगे आप तो। तो बेसिक लेवल पर आप खुद की प्रकृति समझ लेते हैं ना, तो खुद के अंदर भी आपको बदलाव करने का चांस मिलता है। ये प्रकृति आपको खुद के लिए पढ़नी है। आप हाँ खुद जी। को खुद को भी ठीक रखना चाहते हैं, स्वास्थ्यपूर्ण हाँ बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को चाहते हैं, तो हाँ प्रकृति को समझिए। उसके अनुसार आपकी आहार विहार जीवन शैली में बदलाव काफी अच्छा आपको बदलाव मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैंने अपने आप को भी बहुत बदला है, और आप खुद को भी बदल सकते हैं। राइट। बिल्कुल। तो वो कल हम स्टार्ट करेंगे उसको, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली प्रकृति पढ़ना। हाँ जी, टाइम वही रहेगा ना शाम को टाइम सात। तो वही रहेगा, हाँ टाइम तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो बदलाव नहीं है अभी के लिए तो। ठीक है ठीक है। आ, और आप अपने ग्रुप्स पर भी शेयर करिएगा, प्रेमलता जी। नरेश जी आप भी शेयर करिएगा आपके ग्रुप्स पर भी आगे की क्लास के लिए। जैसे अगली बैच 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। जब जब आपका 27 का बैच शुरू होगा तो जो ये दो क्लासेस मेरी मिस हो गई हैं वो मैं ज्वाइन पे तो कर। इसलिए हो नहीं पाया मेरा। क्या हो गया प्रेमलता जी? क्योंकि आज तो क्या है, थोड़ा मैं बाहर थी ना तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी मैडम, तो पूरा सुन ही नहीं पाई मैं आज। तो आज का ये ऑडियो तो मेरे क्या उस पे तो है नहीं, मेल पे मैंने चेक किया था। हाँ, 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 हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए। आपने कहा ना कि आपने मेल डाला, आपने कहा ना मेल आईडी पे डाला है मैंने ऑडियो। आप तो जो भी है आपने मेल दिया है? अपना इनका। आपने मेल दिया है क्या? मेल हाँ दिया मेल होगा में तो आपको आपको मिल भेज जाएगा। दूंगी मैडम। ठीक है मैडम, ठीक है, है ना? ठीक है, ठीक फिर ठीक। कल मिलते हैं। ठीक है। मैडम अच्छा कल का ओके, टाइम धन्यवाद। कल का है? टाइमिंग यही रहेगा, 6:30। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू।